हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वैद्युत आवेश और कूलाम बल के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्युत विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम आवेश अथवा आवेशित वस्तुओं के वैद्युत प्रभावों का अध्ययन करते हैं। ये है दो भागों में होती है। पहली स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत में आवेशों का स्थिर अवस्था में अध्ययन किया जाता है, अर्थात किसी वस्तु पर यदि आवेश स्थिर अवस्था में उपस्थित है तो उसका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग करते हैं उसको स्थिर विद्युत कहते हैं। और इसी तरीके से यदि आवेश गतिकी अवस्था में है तो उसका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग करते हैं उसको हम लोग धारा विद्युत कहते हैं। वैद्युत आवेश पदार्थ का एक मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बल का अनुभव करती हैं। वैद्युत आवेश मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। ये पूर्व की कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक तो धन आवेश होता है और दूसरा ऋण आवेश होता है। समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण का बल लगता है। दो प्रकार के आवेश परस्पर मिलने पर एक दूसरे के प्रभाव को उसी तरीके से निरस्त कर देते हैं जिस प्रकार धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं एक दूसरे को निरस्त करती हैं। वैद्युत आवेश एसआई प्रणाली में वैद्युत धारा को मूल राशि और आवेश को व्युत्पन्न राशि माना गया है। इनमें यह संबंध होता है Q = I/T। यह संबंध भी आप लोग पहले अध्ययन कर चुके होंगे। वैद्युत आवेश एक अदिश राशि होती है जिसका मान धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है अथवा शून्य हो सकता है। शून्य का मतलब है उस वस्तु पर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश दोनों समान मात्रा में उपस्थित है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है और इसकी विमा AT होती है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम और प्रोटॉन पर आवेश +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। आइए अब हम लोग आवेशों के कुछ गुण देखते हैं। पहला गुण है आवेशित करने पर वस्तुओं का द्रव्यमान बदल जाता है। मान लीजिए कोई वस्तु है और उसको ऋण आवेशित किया गया है, तो जब वस्तु को मान लेते हैं ये वस्तु है, इसको ऋण आवेशित करते हैं तो इस पर बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो वस्तु को ऋण आवेशित करने पर चूंकि इस पर बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं इसलिए इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। इसी तरीके से यदि किसी वस्तु को धन आवेशित किया जाए, मान लेते हैं कोई वस्तु है और इसको धन आवेशित किया जाए, तो धन आवेशित करने पर हमको इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे। तो जब इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो वस्तु का द्रव्यमान घट जाएगा। अतः आवेशित करने पर वस्तुओं का द्रव्यमान बदल जाता है। दूसरा है किसी वस्तु अथवा निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेशों के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। तीसरा है किसी वस्तु पर आवेश का मान प्रेक्षक के सापेक्ष वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है। इसे आवेश की अचरता का सिद्धांत भी कहते हैं। चौथा है वस्तु पर आवेश घनत्व का मान वस्तु की चाल पर निर्भर करता है। तो ये जो आवेश घनत्व है ये आपको आगे के पाठ में पढ़ाया जाएगा, आवेश घनत्व क्या चीज़ होती है। इसके बाद में देखेंगे आवेश का संरक्षण। आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। अतः किसी पृथक्कृत निकाय का
नेट वैद्युत आवेश नियत रहता है। अब यहाँ पर पृथक्करण निकाय क्या चीज़ होती है, थोड़ा सा इसको हम अलग से देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, चालक वस्तु है, इसको किसी इस प्रकार से कुचालक स्टैंड पर रख दिया जाए तो ये वस्तु पृथक्कृत कही जाएगी, अर्थात इसका भूमि से या पृथ्वी से कोई संबंध नहीं माना जाएगा। इस प्रकार की वस्तु को हम लोग पृथक्कृत वस्तु कहते हैं। तो किसी भी पृथक्कृत वस्तु पर मान लीजिए इस पर Q आवेश है, तो ये Q आवेश इस पर इसी प्रकार से बना रहेगा जब तक कि इसको भू संपर्कित न कर दिया जाए। जब इसको भू संपर्कित कर देंगे इस प्रकार से, तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन जाकर के इसके आवेश को उदासीन कर देंगे। आवेश संरक्षण का यहाँ पर हम एक उदाहरण देखते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन एक दूसरे के बहुत निकट आते हैं तो ये एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं और इस प्रक्रिया में दो गामा फोटॉन उत्पन्न होते हैं। इस घटना को युग्म विनाश भी कहते हैं। अब आइए यहाँ पर देखते हैं इसमें आवेश किस प्रकार से संरक्षित है। अभिक्रिया के पूर्व इधर कुल आवेश 0 है और यहाँ भी अभिक्रिया के पश्चात नेट आवेश 0 है। इस प्रकार आप देख सकते हैं इस अभिक्रिया में आवेश संरक्षित रहता है। इलेक्ट्रॉन पर स्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं और इसको स्मॉल ई से लिखते हैं। और इसके पश्चात आप आवेशों का क्वांटम सिद्धांत देखते हैं। किसी वस्तु पर आवेश मूल आवेश स्मॉल ई का पूर्ण गुणज होता है। इसे आवेश की परमाणुकता भी कहते हैं। यदि आप किसी वस्तु को आवेश देते हैं तो आवेश पूर्णांकों में ही जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करना है तो उस पर एक इलेक्ट्रॉन आप भेज सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भेज सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन भेज सकते हैं, इस प्रकार से भेज सकते हैं। लेकिन यदि आपसे कहा जाए 1.5 इलेक्ट्रॉन भेजिए तो यह संभव नहीं है। तो किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन ई के पूर्ण गुणज में ही पाया जाएगा। मान लेते हैं कोई वस्तु है, उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, तो उस पर आवेश की कुल मात्रा Q बराबर प्लस माइनस Ni होगी। यदि आवेश धनात्मक है तो प्लस Ni और यदि आवेश ऋणात्मक है तो माइनस Ni हो जाएगी। इसके बाद में एक और चीज़ यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्वार्क। यह पदार्थ की रचना करने वाला अर्ध स्पिन का मूल कण होता है। वास्तव में जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगति की तो मूल कणों की खोज होती गई और धीरे धीरे मूल कणों की संख्या बढ़कर बहुत ज़्यादा हो गई। तो ये सोचा गया कि इतने सारे मूल कण मिल करके किसी पदार्थ की रचना नहीं कर सकते हैं। तो ज़्यादातर मूल कण मान लिया गया कि इन 6 प्रकार के मूल कणों से मिल करके बने हुए हैं, जिनको हम लोग क्वार्क कहते हैं। इनमें ये जो प्रथम 3 क्वार्क हैं इनका आवेश प्लस 2/3e और जो ये बाद के 3 क्वार्क हैं इनका आवेश Q बराबर माइनस 1/3e होता है। अब उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि जैसे प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन
दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर के बना हुआ है। ये अप क्वार्क है जिसका आवेश +2/3e और ये डाउन क्वार्क है जिसका आवेश -1/3e। यदि ये वैल्यूज आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको प्रोटॉन का आवेश प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से न्यूट्रॉन को एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क से मिल करके बना हुआ सिद्ध किया जा सकता है। इसके बाद में आप लोग सोच सकते हैं कि क्या ये जो यहाँ पर क्वांटम सिद्धांत बताया गया ये लागू रहेगा या नहीं। तो निश्चित रूप से क्वार्क की खोज के बाद भी क्वांटम सिद्धांत लागू रहेगा, लेकिन यहाँ पर आवेश का जो क्वांटम है वो 1/3e हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने देखा कि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। ये आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल मात्रा में कितना होगा और किस दिशा में लगेगा, आइए अब हम लोग इस बात की जानकारी करते हैं। इस चीज़ की जानकारी हम लोग कूलाम के नियम से प्राप्त कर सकते हैं। कूलाम का नियम कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। हमने यहाँ पर दो आवेश लिए हैं Q1 और Q2। ये समान प्रकृति के आवेश हैं तो इनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। इस नियम के अनुसार ये बल इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। तो देखिए ऐसे अनुदिश इस तरफ को बाहर की ओर को कार्य कर रहा है। यहाँ पर दो विपरीत प्रकृति के आवेश लिए गए हैं। आपको मालूम है विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। यह बल भी दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करेगा, लेकिन इसकी दिशा इस तरीके से अंदर की ओर होगी। बल पारस्परिक होता है। पारस्परिक का मतलब है जितना Q1 के कारण Q2 पर बल F कार्य करेगा उतना ही Q2 के कारण Q1 पर बल F कार्य करेगा। उसी प्रकार यहाँ भी बल पारस्परिक होगा। बल की मात्रा दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी F प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2, और यह इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब हम इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r² बन जाएगा। यहाँ पर इस प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को हटाएंगे, एक नियतांक आ जाएगा K। इस नियतांक को कूलाम नियतांक कहते हैं। यदि इन आवेशों के मध्य का जो माध्यम है वो निर्वात है तो इसके का मान 9 × 10⁹ मात्रक होता है। ये वैल्यू K की हम यहाँ पर रखेंगे तो समीकरण 1 से हमको ये प्राप्त हो जाएगा F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। लेकिन देखा गया है ये जो 9 × 10⁹ है ये एक दूसरी राशि 1/4πε0 के बराबर होता है। तो इस 9 × 10⁹ की जगह पर हम ये राशि रखते हैं 1/4πε0, तो हमें ये मिल जाएगा F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ पर ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता कहलाती है। इस निर्वात की वैद्युतशीलता की परिभाषा आप लोगों को आगे पढ़ाई जाएगी। पुनः एक बार ये जो समीकरण नंबर 3 है इस पर आते हैं और इस समीकरण नंबर 3 से ε0 का मान निकाल करके यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ε0 बराबर 1/4πf Q1 Q2/r²। इसकी सहायता से ε0 का मात्रक यहाँ पर निकाला जा सकता है। Q यानी आवेश का मात्रक कूलाम, यहाँ पर Q फिर इसका मात्रक कूलाम, और R यानी दूरी है इसका मात्रक
मीटर स्क्वायर, और ये F इसका मात्रक न्यूटन हो जाएगा। तो एप्सिलॉन 0 का मात्रक कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र, तो कूलाम का विमीय सूत्र A/T होता है, चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो A/2T2 हो जाएगा। और बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसका विमीय सूत्र M/L/T-2 होता है, और मीटर स्क्वायर का L2 होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, M-1 L-3 T4A2, ये एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र हो जाएगा। इसके पश्चात हम लोग एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान निकालने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए समीकरण 2 का प्रयोग करेंगे। इस समीकरण 2 से एप्सिलॉन 0 का मान निकाल करके लिख लीजिए। एप्सिलॉन 0 बराबर यहाँ से 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹ आ जाएगा। इसमें पाई की वैल्यू 3.14 डालिए और इसको कैलकुलेट करेंगे तो एप्सिलॉन 0 का मान 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर अभी जो मैंने डिस्कशन किया, इसमें आवेशों के मध्य हमने क्या माना है, निर्वात माना है। लेकिन यदि आवेशों के मध्य कोई माध्यम स्थित है तो कूलाम के नियम से आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल कितना होगा। तो यहाँ पर जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 था, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r² हो जाएगा। यहाँ पर जो एप्सिलॉन है वो माध्यम की वैद्युतशीलता हो जाएगी। यहाँ पर हमने दो प्रकार की वैद्युतशीलता देखी, एक तो माध्यम की वैद्युतशीलता और दूसरी निर्वात की वैद्युतशीलता। अब हम इस माध्यम की वैद्युतशीलता और इस निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात निकालेंगे। यह अनुपात एक नियतांक होता है और इसे माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं और इसको K से लिखते हैं। अर्थात किसी माध्यम का परावैद्युतांक K उस माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ से एप्सिलॉन एप्सिलॉन 0 K मिल जाएगा। ये वैल्यू एप्सिलॉन की हम इस समीकरण 4 में एप्सिलॉन के स्थान पर रख देंगे तो हमको आवेशों के मध्य लगने वाला बल प्राप्त हो जाएगा, जबकि उनके मध्य में कोई परावैद्युत यानी कुचालक माध्यम रखा हो। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2/r²। परावैद्युत का मान माध्यम की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। इसका कोई भी मात्रक या विमीय सूत्र नहीं होता है, क्योंकि यह दो एक जैसी राशियों का अनुपात होता है। निर्वात के लिए K की वैल्यू 1 होती है, धातुओं के लिए इसका मान अनंत होता है, और परावैद्युत पदार्थ यानी कुचालक पदार्थों के लिए इसकी वैल्यू 1 से और अनंत के बीच कुछ भी हो सकती है।